हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने आप सब लोगों के लिए 10वीं एमपी बोर्ड परीक्षा का यह प्रश्न पत्र तैयार किया है, जो कि 2017, 18, 19, 20 के बोर्ड प्रश्न पत्रों के संग्रह पर आधारित है। आशा करती हूँ कि आपको ये पढ़ाई करने में मदद करेगा और आप अच्छे नंबर लाने में कामयाब होंगे। इस प्रश्न पत्र के संग्रह को मैंने 4 भागों में तैयार किया है। इसके भाग ए में मैंने सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखे प्रश्न को लिया है। इसमें पहला प्रश्न है कि जब a1/a2 प्लस b1/b2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के प्रत्येक विकल्प प्रश्नों के में आपको 4 विकल्प दिए हुए होंगे, जिसमें से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो मैंने अपने प्रश्नों में केवल सही विकल्प को ही चुना है, बाकी के मैंने ऑप्शन नहीं लिखे। तो इस प्रथम प्रश्न का आंसर डी है, जिसका उत्तर है कि यह एक अद्वितीय, इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा और रेखाएं हैं प्रतिच्छेद एक दूसरे को करेंगी। दूसरा प्रश्न है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के। इसमें मुख्य ऑप्शन है डी। इसके समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे और रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। भाग ए के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 हो तो हमें इस समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा और इसकी रेखाएं संपाती होंगी। इसमें ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा और बीटा का मान होगा। इसके 4 ऑप्शनों में से मैंने ए ऑप्शन इसमें चुना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। प्रश्न 5, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। आंसर है इसका ऑप्शन ए, c/a। प्रश्न 6, वर्ग समीकरण का विभक्तिकर है यदि ax² माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0 हो तो इसका ऑप्शन बी आंसर है 69। प्रश्न नंबर 7, वर्ग समीकरण का विभक्तिकर है। इस प्रश्न में फार्मूला बताना है कि विभक्तिकर बराबर होता है b² माइनस 4ac। ऑप्शन बी इसका आंसर है। प्रश्न 8, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0 हो तो रेखाएं होंगी। इस समीकरण निकाय में हमको रेखाओं की स्थिति दर्शानी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर a1 a2 बराबर क्रमशः 1 और 3, b1 b2 बराबर -2 और 4, c1 c2 बराबर 0 और -20 है। तो हम देखते हैं कि सारे जो ऑप्शन हैं एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, अतः समीकरण निकाय में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इसका एक अद्वितीय हल होगा। प्रश्न 9, समांतर श्रेणी पद से है। अर्थमेटिक पॉसिबिलिटी में 10, 7, 4 श्रेणी का 10वां पद होगा। यहाँ पर a बराबर 10, n बराबर 10 और d इनका माध्य जो है -3 है। तो फार्मूले के अनुसार हम इसमें मान रखेंगे। तो a बराबर 10, n बराबर 10, d बराबर -3। फार्मूले में रखेंगे 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -3, फिर 10 प्लस
10 में से बन गया 9 माइनस 3, फिर 10 प्लस 9 तिया 27, और फिर 27 में से 10 गए तो माइनस के 17। तो इसका सही ऑप्शन आएगा माइनस के 17, जो कि ऑप्शन डी है। प्रश्न 10, उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है। तो एक समांतर श्रेणी में 3 सर्वांतर होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, जो तीनों ही प्रकार से सर्वांतर इसका हो सकता है। प्रश्न 11 है, समांतर श्रेणी का nवां पद होगा। अभी मैंने फार्मूले में बताया था कि अर्थमेटिक प्रोसेसिंग बराबर a प्लस n-1 d। तो ये ऑप्शन बी में सही फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 12, -10, -6, -2 और 2 का सर्वांतर है। तो इसका ऑप्शन सी है, जो कि 4 है। इसको भी ये ऊपर ए पी बराबर a प्लस n-1 d वाले फार्मूले में हम रख के सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम 8 है, तो उसका एचसीएफ होगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शनों में से ए ऑप्शन 4 होगा। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला है। इसमें गुणनफल 32 है और एलसीएम 8 है, तो हमको एचसीएफ निकालना है। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो 8 इस तरफ गुणा में तो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो 8 चौको 32, तो एचसीएफ आ गया हमारा 4। तो सही ऑप्शन होगा हमारा 4। प्रश्न 14 है, किसी पूर्णांक m के प्रत्येक समपूर्णांक का निम्न स्वरूप होता है। तो इसका आंसर है 2m। दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q, जहाँ p बराबर ab² तथा q बराबर a³ है, तो इसके रूप में लिखे जा सकते हैं, जहाँ a और b एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको भी, इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, a² और b², a² इंटू b²। यूक्लिड प्रमेय का क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूक्लिड प्रमेय का बराबर a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा है R से और R छोटा है B से। प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? तो इसका सही आंसर है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। प्रश्न 18, पाइथागोरस प्रमेय के जनक हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, बोधायन। बोधायन ऋषि ने ही पाइथागोरस प्रमेय का आविष्कार किया था। सभी वृत्त होते हैं। वृत्त में से होता है सर्कल। सर्कल यानी जब हम सर्कल अलग अलग तरह के, बड़े छोटे किसी भी तरह के बनाएंगे तो सब एक जैसे दिखाई देते हैं, अर्थात इसका अर्थ है कि सारे जो सर्कल हैं वो समरूप होते हैं। प्रश्न 21 है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण, चाप और उसकी त्रिज्या में संबंध होता है। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 22 से दिए गए चित्र में कोण PQR की माप है। PAQ की माप बताना है। चाप पर जो ये कोण बना हुआ है इसकी माप हमको बताना है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक चाप पर बने हुए सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, अर्थात इसका आंसर है ऑप्शन सी, 90 डिग्री। निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु के निर्देशांक हैं 0 और 0, जहाँ से x और प्लस y अक्ष दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहाँ पर उसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी। सर्व समी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसका ऑप्शन है ए। प्रश्न 25 में √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन थीटा, इस ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर
26 cos 45 अपान sec 30 प्लस कोसेक 30 का मान होगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। प्रश्न 27 tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होता है cot थीटा। इसका ऑप्शन है बी। प्रश्न 28 से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समान होती हैं। इसका ऑप्शन है सी समान। प्रश्न 29 वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। इसका आंसर है 2 बिंदुओं में। यदि केवल एक रेखा छूकर निकलती है तो वह छेदक रेखा नहीं कहलाती, वह स्पर्श रेखा कहलाती है। अतः छेदक रेखा के लिए जरूरी ऑप्शन है कि वह वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करे, 2 बिंदुओं से प्रतिच्छेद करे। तो वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं में परिच्छेद करती है। वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र है θ/360 × 2πr। इसका ऑप्शन है ए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर √h² + r²। बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh। ऑप्शन सी। तैंतीसवां प्रश्न है एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो संपूर्ण पृष्ठ होगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर है 2πr कोष्टक में r + h। प्रश्न नंबर 34 आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कहलाता है। ऑप्शन सी बहुलक। 35वां प्रश्न है ताश के पत्तों की एक गड्डी के पत्तों में कितने रंग के पत्ते होते हैं? तो ताश की गड्डी में 4 रंग के पत्ते होते हैं। 36वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसका उत्तर है सी। ऑप्शन सी 30। 37वां प्रश्न है एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है तो एक पीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर एक लाल, एक नीली और एक पीली 3 प्रकार की गेंदें हैं। तो किसी भी वस्तु के निकलने की प्रायिकता 3 तरह से होगी, लाल होगी, नीली होगी या पीली होगी। परंतु केवल एक पीली गेंद निकलने की प्रायिकता पूछी जा रही है, इसलिए 1/3 इसका बी ऑप्शन होगा। प्रश्न संग्रह के भाग ए में मैंने 37 प्रश्न जो हैं सही विकल्प चुनने वाले दिए थे। अब भाग बी में मैंने सत्य असत्य बताइए, इससे संबंधित 37 प्रश्न हैं। तो आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आएंगे और आपके लिए ज़रूरी साबित होंगे। सत्य असत्य के ऑप्शन में पहला प्रश्न है शिक्षा उपकर एक प्रत्यक्ष कार्य है, ये सत्य है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ये भी सत्य है। घनाभ के चारों विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी सत्य है। जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है, ये भी सत्य है। √2 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है, यह एक अपरिमेय संख्या है। छठा क्या x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है? तो बच्चों ये वाला जो सेंटेंस है वो सत्य है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। 7वें नंबर पर वृत्त की अवधा पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। अवधा मतलब जो वृत्त का चाप होता है उसके ऊपर जो भी कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, समकोण बनते हैं। अतः ये भी प्रश्न सत्य है। 8वां है निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होगी और जो अनिश्चित है उसकी प्रायिकता बटे में आती है।
भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा शेषफल प्लस भागफल। ये एक असत्य ऑप्शन है, जबकि इसका सत्य ऑप्शन है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक यूक्लिड प्रमेय का है। 10वां, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होती है। ये असत्य है। दो घनों को आपस में जोड़ने से प्राप्त आकृति घनाभ होती है। सत्य है। 12वां प्रश्न है, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। सत्य। वज्र गुणन एक बीजगणितीय विधि है। ये भी सत्य है। द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल होने के लिए विविक्ति कर का शून्य होना आवश्यक है। ये भी सत्य है। 15वां प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल 60 होता है। नहीं बच्चों, ये असत्य है। आप स्वयं करके देखिए, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो इनका उत्तर आता है 45। अतः 60 इसका उत्तर नहीं है, तो ये असत्य है। 16वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी में पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं। असत्य। इसमें बढ़ते क्रम में भी हो सकते हैं और घटते क्रम में भी हो सकते हैं। 2 समरूप आकृतियाँ अनिवार्यतः सर्वांग सम होती हैं। यह असत्य है, क्योंकि समरूप आकृतियाँ आकार में एक जैसी हो सकती है, मगर उनके सभी रेखाएं एक जैसी नहीं होती। इनकी जो नाप होती है वो कम और ज़्यादा हो सकती है। प्रश्न नंबर 18, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यह सत्य है। 19वां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज ABC की भुजा 2 है, तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई √3a होगी। यह सत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक कहलाती है। यह असत्य है। बिंदु -8, 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। 21वें प्रश्न में बिंदु 8, 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। सत्य। sin 60 प्लस cos 60 का मान होगा √3 + 1/2। यह सत्य है। 23वें प्रश्न में sin 12 डिग्री cos 78 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री sin 78 डिग्री बराबर 2, तो यह असत्य है। 24वें प्रश्न में sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। यह एक सर्वसमीका है। यह सत्य है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर के कोण अंतरित करती हैं। यह भी एक सत्य वाक्य है। 26, पाई के सन्निकट मान को प्राप्त करने वाले गणितज्ञ का नाम आर्यभट्ट था। जी बिल्कुल, ये सत्य है। सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। यह भी एक सत्य ऑप्शन है। 28, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो त्रिज्या भी बराबर होगी। तो बच्चों, ये भी एक सत्य वाक्य है। 29 में शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। यह भी सत्य ऑप्शन है। 30, किसी आयत को उसकी एक भुजा पर स्थिर रखकर चारों ओर घुमाने पर जो ठोस निर्मित होता है उसे बेलन कहते हैं। यह सत्य है। आप भी अपने कंपास बॉक्स को सीधे खड़ा करके चारों तरफ घुमाकर देखिए तो आपको भी लगेगा कि एक बेलन की रचना होती है। बैडमिंटन के खेल में प्रयुक्त शटलकॉक एक शंकु छिन्नक व अर्धगोले की आकृति है, तो ये बिल्कुल सत्य है। सबसे अधिक लोकप्रिय वस्तु का पता करना हो तो इसका बहुलक सबसे अच्छा विकल्प है। ये भी एक सत्य वाक्य है। संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यक का परिकलन करने में होती है। ये भी एक सत्य वाक्य है। और एक लीप वर्ष में 53 सप्ताह होते हैं। यह एक असत्य वाक्य है। एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। जी, ये भी बिल्कुल सत्य वचन है। किसी r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि πr² होती है। यह एक असत्य वचन है। जब अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। जी बिल्कुल, ये सत्य वचन है। तो बच्चों, यह मेरा ऑप्शन बी कंप्लीट हुआ। इसमें भी मैंने 37 प्रश्नों को लिया है। ऑप्शन ए में 37 और ऑप्शन बी में 37। अब मैं अपने
प्रश्न संग्रह का भाग सी शुरू कर रही हूँ, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है, बहुपद ax² + bx + c में शून्यकों का गुणनफल c/a होगा। दूसरा, यदि b² - 4ac = 0 हो तो वर्ग समीकरण में दोनों मूल बराबर होंगे। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल a बराबर bq + r। यह एक यूक्लिड प्रमेयिका है। यदि रेखाएं समांतर हैं तो इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। जी, समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि को समीकरण हल करने की विलोपन विधि कहते हैं। 7वां प्रश्न है, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि को समीकरण हल करने की प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। 8वां, द्विघातीय पदों के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। 9वां है, एक चिड़ियाघर में हिरणों और सारसों पक्षियों की कुल संख्या 180 है तो इसका समीकरण होगा, यदि हिरणों को हम x मान लें, सारसों को y मान लें, तो दोनों की कुल संख्या का योग 180 होगा, अर्थात x + y = 180। x² + 5x + c = 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान है। एक समांतर श्रेणी में d = -4, n = 7 तथा tn = 4 हो तब a का मान 28 होगा। जी, ये बिल्कुल सत्य वचन है। 12वां, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में हैं तो b को a और c का समांतर माध्य कहते हैं। प्रश्न 13 है, यदि कोई इस रेखा किसी त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानुपाती होती है। यह आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है। प्रश्न 14, प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप होती है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज में एक कोण दूसरे दोनों कोणों का दुगना होता है। निर्देशांक ज्यामिति में x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के रूप में व्यक्त होने वाली राशियां त्रिकोणमितीय फलन कहलाती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे जाने वाली स्पर्शरेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं को उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या को के बीच बना कोण समकोण कहलाता है। 22, वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। 23, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। समान प्रेक्षणों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए माध्यमों का मान सदैव समान होता। संचयी बारंबारता के वक्र को त्वरण कहते हैं और यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 26 है, प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। दिए गए आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण मान को माध्यक कहते हैं। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। एक सिक्के को उछालने पर उसके हेड या टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है। 30 प्रश्न है, किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है तो उसके हारने की प्रायिकता 0.7 होगी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जिस घटना में केवल एक ही परिणाम हो वह घटना प्रायिकता की प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। 34 प्रश्न है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। 35 प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध होता है। फार्मूला है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। फार्मूला HCF
ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू बी, अर्थात संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बराबर संख्याओं का गुणनफल। 37वां प्रश्न है, समीकरणों का त्रियक गुणा कर हल करने की विधि को वज्र गुणन विधि कहा जाता है। अब इस प्रश्न के भाग डी में मैंने सही जोड़ियाँ बनाई है, सही उत्तर के साथ दी हैं। मैंने जोड़ियों के सामने उनके सही उत्तर लिखे हैं, तो कृपया आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल सही उत्तर ही याद करना है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n² प्लस n हो तो इसका 5वां पद होगा 30। कुल 17 पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद -61 है, तो इसका योगफल होगा -476। -7 और 5 का समांतर माध्य है -1। यदि 3a5 समांतर श्रेणी में हैं तो a का मान होगा 4 में। यदि 3a5 समांतर श्रेणी में है तो a का मान होगा 4। श्रेणी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है 100। ये दूसरी सही जोड़ियाँ मिलाओ। दूसरा प्रश्न है, वास्तविक और असमान मूल, इसका ऑप्शन है बी, डी बड़ा है 0 से। वास्तविक और समान मूल, यहाँ पर डी बराबर है 0 के। काल्पनिक मूल जब होते हैं तो डी छोटा होता है 0 से। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 होती है। द्विघात समीकरण में विभक्तिकर हमेशा 0 होता है। तीसरा प्रश्न सही जोड़ी बनाइए का है, त्रिभुज समरूप होते हैं केवल समबाहु त्रिभुज में। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है केवल समकोण त्रिभुज में। 2k+1 जहाँ k कोई धन पूर्णांक है तो ये केवल विषम संख्याओं में होता है। एक अशून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। ये सही जोड़ियों का चौथा प्रश्न है जो त्रिकोणमिति से संबंधित है। sin 60 का मान होता है √3/2। 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा। cosec² थीटा -1 होता है cot² थीटा। 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 2। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 2 उत्तर आएगा। sin² 25 एंड cos² 25 का मान होता है 1। tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी अर्थात अनंत। 1/sec थीटा का मान होता है cos थीटा। अगला सही जोड़ी बनाइए का प्रश्न है, 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। tan 60 का मान होता है √3। cos 90 - थीटा होता है sin थीटा। अगली सही जोड़ियाँ बनाइए का प्रश्न है, sec² थीटा माइनस √sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1। tan थीटा का मान होता है sin थीटा cos थीटा। cos 45 का मान होता है 1/√2। sin 0 डिग्री का मान होता है 0। cos 90 - थीटा होता है √3। अगला सही जोड़ियाँ बनाइए का प्रश्न है, 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। tan 60 का मान √3। cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। tan 90 - थीटा होता है cot थीटा। 1/sec थीटा बराबर होता है cos थीटा। tan 90 डिग्री होती है इन्फिनिटी अर्थात अनंत। sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। sin थीटा बराबर होता है √1 - cos² थीटा। तो स्टूडेंट, ये मैंने 2017, 18, 19 और 2020 के बोर्ड प्रश्न पत्रों पर आधारित प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ कि यह 22 फरवरी की परीक्षा में आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। आधा घंटे में आप यह प्रश्नों को पढ़कर बहुत सारे आंसर्स तैयार कर सकते हैं, जो कि 1 नंबर वाले प्रश्न हैं।
इसके बाद बहुत सारा समय आपको अन्य तैयारी करने के लिए बचेगा। धन्यवाद। टेक केयर। सभी लोग परीक्षा में कामयाब हो। और SPL चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद, जिसमें मैं अपनी वीडियो प्रसारित कर रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो से पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो तो रजिस्टर्ड करके आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाकर इंतज़ार करें। धन्यवाद।